आरआरबी एनटीपीसी 18 जनवरी 2021 आल शिफ्ट पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 10% अधिक है। यदि क्षेत्रफल 110 वर्ग मीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है और यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि लंबाई चौड़ाई से 10% अधिक है। तो यहाँ पर हम लंबाई को यल मान लेते हैं और चौड़ाई को यहाँ पर हम बी मान लेते हैं। और यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रश्न में पूछा गया है कि लंबाई चौड़ाई से 10% अधिक है, तो चौड़ाई को हम मान लेते हैं यहाँ पर 100 और यहाँ पर लंबाई जो हो जाएगी आपकी 10% अधिक है, तो यानी कि 110 हो जाएगी। यहाँ पर इसे हम अनुपात बना लेते हैं ऐसे, और ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी 11 और ये 10 का अनुपात है दोस्तों। तो इसमें हम क्या करेंगे, 11x कर देंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा 10x। आगे तो यहाँ पर लंबाई आपकी 11x है और चौड़ाई जो है आपकी हो गई 10x। और यहाँ पे कहा गया है कि यदि क्षेत्रफल 110 वर्ग मीटर है तो क्षेत्रफल भी दिया है, तो क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल होता है और ये दिया है 110 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कर लेंगे 11x गुणे में 10x बराबर 110 और ये आपका हो जाएगा 110 x का स्क्वायर बराबर 110, एक्स स्क्वायर बराबर 110 बटे 110 आगे आपका 1, यानी कि x आगे आपका 1। इस प्रकार से x आगे आपका 1। अब हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो आयत की चौड़ाई यहाँ पर है 10x दोस्तों, ये देखिए। और ये जो x का जो मान है 1, इसमें हम रख देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10 गुणे में 1 बराबर हो गया ये 10, तो 10 मीटर। दोस्तों आयत की चौड़ाई जो है वह 10 मीटर है और यही हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 2, मुकेश की क्षमता कमलेश की क्षमता से दोगुना है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 22 दिन में समाप्त करते हैं तो मुकेश अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यहाँ पर प्रश्न में है मुकेश की क्षमता कमलेश की क्षमता से दोगुना है, तो मुकेश को यहाँ पर हम एम से दिखाते हैं और कमलेश को यहाँ पर हम के से दिखाते हैं। और यहाँ पर ये कहा गया है कि मुकेश की क्षमता कमलेश की क्षमता से दोगुना है, यानी कमलेश की क्षमता को यदि हम 1 मानते हैं तो यहाँ पर मुकेश की जो क्षमता है वो दोगुना हो जाएगी, यानी 2 और 1 का इसमें अनुपात है दोस्तों। और ये इनकी कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता। अब दोनों मिल करके यदि दोनों मिल करके काम करते हैं तो 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका आ गया 3 काम करेंगे एक दिन में। और यहाँ पर कितना दिया है, 22 दिन दिया है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 22 दिन में समाप्त करते हैं, तो 22 में हम जब 3 का गुणा करते हैं तो ये 66 आ जाता है, यानी ये हमारा जो आ जाता है कुल काम, यानी कि टोटल वर्क आ गया ये। अब यहाँ पर हमें निकालना है कि मुकेश अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे टोटल काम है 66 और हम क्या करेंगे 66 में हम, चूंकि मुकेश जो है उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो दुगना है, तो यहाँ पर हम 2 से जो है इसे हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 3 6, यानी कि 33 दिन। दोस्तों मुकेश जो है उस कार्य को 33 दिन में अकेला करेगा और यही हमारा जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 3, 1240 के कितने विषम भाजक हैं, या 1240 में कितनी विषम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। दोस्तों तो हमें ये बताना है कि 1240 जो संख्या है इसमें कितनी विषम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है कि पूरा जो है कट जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले 1240 का हम जो है गुणनखंड करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से 1240 और इसका हम गुणनखंड जब करते हैं तो 2 से ये भाग हो जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4 और ये 0, फिर यहाँ पर 2 से 2 3 6 और यहाँ पर 2 एकम 2 ये 0
अब यहाँ पर हम फिर 2 से इसे भाग देंगे, तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये 2 पंजे 10, और ये हो जाएगा 2 पंजे 10 यानी 155। अब यह जो है 5 से कटेगा, 5 3 15 और 5 एकम 5, अब 31 से जाएगा ये, यानी ये 1 आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों जो है ये 1240 का जो गुणनखंड आया है ये आया है 2 की पावर 3, और यहाँ पर गुणा में 5 की पावर 1, और ये जो है यहाँ पर है जो है 31 की पावर यहाँ पर 1। तो हमें बताना है कितनी विषम संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर ये देखिए ये 5 और ये 3 ये विषम संख्या है, ये 2 को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। जो है यहाँ पर जो इसकी पावर है ये देखिए, यहाँ पर ये जो पावर इसकी 1 है और इसमें 1 हम जोड़ देंगे, और गुणा में यहाँ भी जो पावर 1 है इसमें भी 1 हम जोड़ देंगे, और फिर आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2, और यहाँ पे 1 1 2 यानी 2 दूना 4 दोस्तों। तो 4 विषम संख्याओं से 1240 में भाग दिया जा सकता है, और यही जो हमारा जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 4, कुल 15 छात्रों में से जर्मन पढ़ने वाले 10 हैं, स्पेनिश पढ़ने वाले 5 हैं और दोनों पढ़ने वाले 2 हैं, तो केवल जर्मन पढ़ने वाले कितने छात्र हैं। दोस्तों हमें यह बताना है कि केवल जर्मन पढ़ने वाले कितने छात्र हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कुल छात्र यानी टोटल छात्र हमें दिया हुआ है यहाँ पर 15, और यह क्वेश्चन जो है दोस्तों ग्राफ का प्रश्न है, और इसे हम एक ग्राफ द्वारा आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं, देखिए इस प्रकार से, और यहाँ पर हम लिख देते हैं जर्मन, और यहाँ प्रश्न में कहा गया कि जर्मन पढ़ने वाले 10 छात्र हैं, तो यहाँ पर हो गया 10। और यहाँ पर दोस्तों प्रश्न में कहा गया है कि और दोनों पढ़ने वाले 2 हैं, यानी कि ये इस प्रकार से बनेगा। जो है देखिए ऐसे ग्राफ बनेगा, दूसरा ऐसे। जो 2 छात्र हैं वह दोनों जो है भाषाएं पढ़ते हैं, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद जो है ये कह रहा है कि स्पेनिश, यह जो है स्पेनिश हो जाएगा। यहाँ पर जो है इस पर हम बना देंगे, ये देखिए स्पेनिश है आपका, ये स्पेनिश, और ये कितने हैं ये पढ़ने वाले 5 हैं, बराबर 5, और दोनों को हम मिला देंगे तो टोटल छात्र हमारे पास हो जाएंगे 15। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि 2 छात्र दोनों भाषाएं पढ़ते हैं, यानी कि ये देखिए ये दोनों भाषाएं हैं, ये जर्मन हो गया इस प्रकार से, और यहाँ से हो गया स्पेनिश, यानी 2 जो छात्र हैं वो दोनों भाषाएं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या है, ये 10, ये जर्मन पढ़ने वाले टोटल 10 है, और इसमें से 2 हम निकाल देंगे तो केवल जर्मन पढ़ने वाले छात्र जो है वह निकल जाएंगे। और इसमें से देखिए फिर से ध्यान दें कि ये जो 2 छात्र हैं यह जर्मन भी पढ़ते हैं और स्पेनिश भी पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए। तो इस प्रकार से हम जो है यह 2 छात्र जब निकाल देंगे 10 में से, तो केवल जर्मन पढ़ने वाले जो है 8 छात्र बचेंगे दोस्तों। देखिए इस प्रकार से केवल जर्मन पढ़ने वाले छात्र, अब 10 में से हम ये 2 यहाँ से घटा देंगे तो आ जाएगा ये 8, और यही जो है हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 5, ए बी तथा सी की कुल पूंजी का निवेश 33,000 रुपये है। यदि ए का लाभ 4,500 रुपये तथा बी का लाभ 5,500 रुपये है, यदि कुल लाभ 15,000 रुपये है तो सी का निवेश कितना है। दोस्तों हमें ये बताना है कि सी का निवेश 33,000 रुपये में कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए का लाभ 4,500 तथा बी का लाभ 5,500। तो पहले इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4,500 और 5,500 हम इसे जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 10,000। और इसमें से हम क्या करेंगे, सी का हिस्सा जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर लाभ है कुल लाभ 15,000। 15,000 में से हम 10,000 यहाँ पे घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5,000, ये आ गया 5,000। अब
अब हम क्या करेंगे, लाभों में अनुपात, लाभों में अनुपात हम निकाल लेंगे, तीनों का लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात। तो यहाँ पर देखिए ए का हिस्सा यहाँ पर है 4500, इसका लाभ है, और बी का यहाँ पर है, यहाँ ए बना देते हैं, ए बी अनुपात सी। तो बी का यहाँ पर हिस्सा है 5500, 5500, और सी का यहाँ पर है 5000। तो 0 0 2 0 यहाँ पे कट जाएगा जो है, और ये तीनों संख्याएं जो है 5 से कट रही हैं। तो 5 9 45, यहाँ पर आ जाएगा 11, और यहाँ आ जाएगा 10। तो ए बी और सी में जो है लाभों का अनुपात है 9:11:10। अब अनुपातिक योग हम निकालेंगे, आनुपातिक योग, आनुपातिक योग। तो ये हमारा हो जाएगा 9 + 11 + 10, ये हमारा आ जाएगा 30। कितना हो जाएगा दोस्तों, 30। तो अब आगे, चूंकि दोस्तों जो लाभ का अनुपात होता है वही जो है पूंजी का भी अनुपात होता है। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि सी का निवेश दोस्तों। तो सी का निवेश देखिए, यहाँ पर सी का निवेश, तो यहाँ पर 33,000 रुपये कुल निवेश है, 33,000, और गुणा में यहाँ पर देखिए ये जो सी का अनुपातिक योग यहाँ पर देखिए 30 है, और यहाँ पर जो है सी का जो पूंजी में अनुपात है वह 10/30 है। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 10/30 से, और यहाँ पर देखिए दोस्तों अब ये 0 से 0 कट गया, 3 से इसे हम जो है काट देंगे। तो यहाँ पर जो आ जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि आ गया ये 11,000, 11,000 रुपये। दोस्तों सी का जो पूंजी में निवेश है वह 11,000 रुपये है, और यही हमारा जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, वृत्त की परिधि 8.8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन हमें पूछा है कि वृत्त का व्यास क्या होगा। तो हम जानते हैं कि वृत्त की जो परिधि होती है वह जो है 2πr होती है, और परिधि हमें दिया हुआ है 8.8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, गुणा r बराबर 8.8। अब 22 गुणा 44 हो जाएगा, ये 44/7, और गुणा में r बराबर 8.8, 44 से हम काट देंगे तो यह आ जाएगा 0.2। अब 7 की हम तिरछे गुणा कर देंगे, जो है ऐसे सामने काट देंगे, तो 7 से हम तिरछे गुणा करेंगे तो r बराबर 0.2 गुणा में 7, ये आपका आ जाएगा 1.4। और व्यास, जो वृत्त का व्यास होता है दोस्तों वह त्रिज्या का दूना होता है, त्रिज्या का दूना। तो यहाँ पर 2 गुना 1.4, आपका आंसर आ गया 2.8। यही दोस्तों आपका जो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि बाह्य त्रिज्या 2a तथा अंतः त्रिज्या b है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम वलय बना लेते हैं, देखिए इस प्रकार से, ये देखिए, और ये है आपका वलय। तो ये आपका केंद्र बिंदु है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, इसे हम स्मॉल r से दिखाते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या है, ये बाहरी त्रिज्या है, ये हमारी अंतः त्रिज्या थी। तो बाहरी त्रिज्या को हम जो है कैपिटल R से दिखाते हैं दोस्तों। अब वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई ब्रैकेट में बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या का होल स्क्वायर माइनस अंतः त्रिज्या का होल स्क्वायर। तो दोस्तों बाह्य त्रिज्या जो हमारी है ये यानी बाहरी त्रिज्या, ये कैपिटल R है, R का स्क्वायर, और जो अंतः त्रिज्या है वो स्मॉल r है, स्मॉल r का स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र बन गया, और इस पे हम रख देंगे, चूंकि हमारी जो पाई ब्रैकेट में बाह्य त्रिज्या हमारी 2a है, तो 2a का ये होल स्क्वायर माइनस में अंतः त्रिज्या b है, यानी ये स्मॉल r है, तो b का स्क्वायर, और इसे हम हल कर लेंगे तो हमारा ये आंसर आ गया पाई और 2 दूना 4, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और यही जो हमारा वलय का क्षेत्रफल है, और यही हमारा जो है राइट आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, 27 और 81 के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या है।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमें पूछा गया है कि 27 और 81 के एलसीएम और एचसीएफ का हमें गुणनफल बताना है। तो यहाँ पर दो संख्या हमारे पास हैं, एक है 27 और दूसरी है 81। तो 27 से जब हम 81 में भाग देते हैं तो 3 बार में कट जाता है ना, पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ पर एचसीएफ जो है वह है 27 और एलसीएम जो है हमारा है वह है 81। अब प्रश्न में हमें पूछा गया है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। तो आप जो है एलसीएम गुणा एचसीएफ यानी दोनों को आप गुणा कर देंगे और 27 गुणे 81 करके आप जो आंसर निकाल लेंगे। इसका मैं गुणनफल नहीं कर रहा हूँ, आप इसे कर लेंगे, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 साल बाद 11:9 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में हमें ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है, यानी 5 संबंधित 4 यहाँ पर दिया हुआ है और इसे हम कर देंगे 5x संबंधित 4x। और इसे हम लिख सकते हैं 5x बटे 4x। और यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है 3 साल बाद। जब प्रश्न में 3 साल बाद कहेगा तो इसमें जुड़ेगा, और जब पूर्व कहेगा या पहले कहेगा तो घटेगा। तो यहाँ पर जो है बाद में कहा है, इसलिए तो 3 साल इसमें जुड़ेगा, 3 साल और प्लस ये 3 पर इसे जोड़ देंगे और बराबर, तभी अनुपात जो है 11/9 हो जाता है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 से गुणा करेंगे इसमें हम और 11 गुणा करेंगे इसमें। तो 9 पंजे यहाँ पर 45x और प्लस में 9 तियाँ 27 बराबर 11 चौक 44x और यहाँ पे प्लस में 11 तियाँ 33। अब पक्षांतर कर देंगे तो 45x माइनस में 44x बराबर 33 माइनस 27। आगे अब 45 में से 44x घटाएंगे तो यहाँ पर एक x बचेगा बराबर 33 में से 27 घटेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। अब चूंकि प्रश्न में हमें b की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए a और ये अनुपात b, यानी जो b की जो आयु है वह हमारी है 4x। तो यहाँ पे 4x यानी कि 4 गुणा 6 यानी कि 24 वर्ष। दोस्तों बी की जो वर्तमान आयु है वह है 24 वर्ष, यही हमारा राइट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, करनी में 7 प्लस करनी में 3 बटे करनी में 7 माइनस करनी में 3 प्लस करनी में 7 माइनस करनी में 3 बटे करनी में 7 प्लस करनी में 3 प्लस करनी में 3 प्लस 1 बटे करनी में 3 माइनस 1 प्लस करनी में 3 माइनस 1 बटे करनी में 3 प्लस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी ये इसका मान हमें बताना है, क्या मान इसका आएगा। जो कि दोस्तों तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, इस प्रकार हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन बना लेंगे जो इन दोनों का, और इसे हम हल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे और इसका हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर जो है जब एलसीएम हम लेंगे तो एक करनी में 7 माइनस करनी में 3 ब्रैकेट में, और यहाँ हो जाएगा करनी में 7 प्लस में करनी में 3, और ये जो है यहाँ पे डबल हो जाएगा, करनी में 7 प्लस करनी में 3 होल स्क्वायर, और यहाँ भी इसी प्रकार से हो जाएगा प्लस करनी में 7 माइनस करनी में 3 का ये होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे तो करनी में 3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, और ये आपका करनी में 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे करनी में 3 माइनस 1 का ये होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ जब वर्क करेंगे तो ये ए प्लस बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, यानी ए का स्क्वायर करनी में 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में करनी में 3 का स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 2 और ये करनी में 7 गुणा करनी में 3, इस प्रकार से इसे भी खोल लेते हैं। तो प्लस में करनी में 7 का ये स्क्वायर और प्लस में करनी में 3 का ये स्क्वायर माइनस में 2 करनी में 7 गुणा करनी में 3 बटे में करनी में 7 का स्क्वायर माइनस में करनी में 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी हम करेंगे, आगे देखते हैं। प्लस में यहाँ से जब इसको हम करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा स्क्वायरिंग जब करेंगे तो आपका 3 प्लस में 1 और प्लस में 2 करनी में 3, और यहाँ से ये भी प्लस में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जगह नहीं होने के कारण, यहाँ पे 3 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा, और ये माइनस में 2 करनी में 3 बट्टे में 3 माइनस 1, तो 2 करनी में 3 से 2 करनी 3 कट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 2 करनी में 7 गुना करनी में 3 से यहाँ प्लस में कट जाएगा जो है, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 7 हो गया और प्लस में 3
और प्लस में यहाँ से 7 प्लस में यहाँ से 3 बट्टे में 7 में से 3 गया प्लस यहाँ 3 1 4 प्लस में 3 1 4 बटे में और 3 में से 1 गया यहाँ पर 2। अगले स्टेप में 7 3 10 और 7 3 10 10 10 20 हो गया और 7 में से 3 गया 4 और प्लस में 4 4 8 बटे में 2 एलसीएम हम लेंगे तो आगे आपका ये 4 और यहाँ पे 20 और प्लस में 8 दूनी 16 ये आपका आ गया 36 बटे 4 और इसका राइट आंसर आ गया 9। दोस्तों यही जो 9 आया है यही इसका मान, यही इसकी वैल्यू है और यही जो है ये राइट आंसर है। दोस्तों ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाया है, पार्ट ए पार्ट बी, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी न हो जाए। पार्ट ए का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।